previous class we have discussed about agriculture. There we have seen what is agriculture, what are the different types of agriculture on the basis of irrigation, on the basis of amount of rainfall. Third bench girls, will you stop your these all activities? Okay. Apart from it, we have also learned different types of agriculture on the basis of crops. Cereal crops, say, fiber crops, beverage crops, industrial crops. About these all things I have given you in a form of table also. दिया है मैंने, लिखा आप लोगों ने, where we have discussed about its climatic condition, type of soil, cropping season, temperature, rainfall, area, etc. ठीक है? As well as position of India in the production of that particular crop in the world. दुनिया में हम कौन से स्थान पर हैं उस पर्टिकुलर क्रॉप के प्रोडक्शन में. इसके बाद जाते जाते हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस टिल द प्रेजेंट टाइम पीरियड. व्हाट आर द चेंजेस हैज टेकन प्लेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी ग्रीन रेवोल्यूशन की, यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी व्हाइट रेवोल्यूशन की, पोल्ट्री फार्मिंग एज वेल एज एनिमल हस्बेंड्री. किया था, बताई थी मैं आप लोगों को. साथ ही साथ हमने ये भी कहा था कि टेक्नोलॉजीज के इंट्रोडक्शन की वजह से as time passes, as time develop, new technologies also helped in the field of agriculture. हमारा खेती करने का तरीका पद्धति और भी एडवांस हो गया जब हमने इस फील्ड में नई तकनीकी का प्रयोग किया, जिसके तहत हमने नई मशीनरीज का यूज किया, हमने न्यू टूल्स का यूज किया और इन सब के यूटिलाइजेशन की वजह से हमारा प्रोडक्शन आज ये है कि हम वर्ल्ड में अपना पोजीशन रखते हैं. ठीक है? These all different topics we have already covered in the previous class. बस शॉर्ट में मैंने एक बार उसको रिवाइज करा दिया. अब जो टॉपिक यहां से बचा है सिर्फ एक ही टॉपिक है, दैट इज प्रॉब्लम्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया. कहां पर प्रॉब्लम्स? प्रॉब्लम्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन आवर कंट्री इंडिया. इतना हमने तरक्की किया, इतना हम आगे निकल गए, इतना हम डेवलपमेंट कर गए, इसके बावजूद हमारे कंट्री में अभी भी एग्रीकल्चर में बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. एंड लेट मी इन्फॉर्म यू, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक नॉट ओनली फॉर सीबीएसई बोर्ड बट ऑल्सो फॉर बिहार बोर्ड स्टूडेंट्स. ठीक है? अभी सारा डिस्कशन कर लेना है, बायोडाटा बाद में निकाल लेंगे हम लोग. ओके, सो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स. अच्छा, मैं इस पे डिटेल बाद में हमें बताती हूं कि क्या है. उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग से जानना चाहूंगी, आपको क्या लगता है किस तरह की प्रॉब्लम्स हमारे जो अभी तक हम लोगों ने टॉपिक्स किए हैं, जो अभी तक हम लोगों ने कवर किया है, उसके आधार पे आपको क्या लगता है इंडियन फार्मिंग का क्या बाधाएं हैं, इंडियन फार्मिंग की क्या प्रॉब्लम है. ये शानू, व्हाट डू यू थिंक बेटा? शुरुआत करते हैं फर्स्ट टेबल से इस बार. क्या आपको लगता है? आपको जो भी लगता है आप एक बार उसको मुझे बताओ, तो फिर हम लोग आगे इस पे डिस्कशन करेंगे. आपको क्या लगता है? एक मिनट बेटा. केशव, आई एम कमिंग टू यू. जस्ट सनू, हमारी भारतीय कृषि पद्धति जो है इतनी एडवांस होते हुए भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है. वो प्रॉब्लम्स किन की वजह से हैं? वो कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है? मनी. ओके, वन टॉपिक है. लिसन ऑल ऑफ यू, गिव अटेंशन, क्योंकि टॉपिक्स रिपीट नहीं होने चाहिए. शानू का कहना है कि मनी इज वन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, एक्सेप्टेड. यस रूपाली, व्हाट डू यू थिंक?
water. Water is the another problem. Water, it means irrigation system, na? Okay. Yes, Muskan. Okay, rural people are still dependent on primitive tools. It means they are not using modern techniques. We can say that lack of information. Lack of information. इसको हम इस तरह से कह सकते हैं ना? तो पहला हमारा आया मनी, दूसरा हमारा आया वाटर, तीसरा हमारा आया लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. इट्स ओके? यस, व्हाट डू यू थिंक? व्हाट विल बी द फोर्थ वन? टेक्नोलॉजी. तो ये तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन में शायद हमारा टेक्नोलॉजी आ जाएगा. टेक्नोलॉजी तो है कंट्री में. क्यों खुशी? लेस यूज ऑफ मैन्योर्स. मैन्योर्स मीन्स कंपोजिट fertilizers you were saying, or you are talking about okay, manures का utilization less है. Okay, तो आपको ऐसा लगता है कि if you will use manures then the production will be more. How many of you agree with this point? Okay, fine. 2 girls है. Later on rest all the things है. Yes, beta. What do you think? No idea. It's okay. Okay, they are not using leguminous crops. Specified period. Okay, fine. Yes, Sunny. Sorry? Weather condition. Weather means dry, flood. This is. Okay. Yes, according to you. Sorry? Degradation of land. Shalini? Dependency on monsoon. Yes? Sorry? Irrigation system. It is already given by Rupali irrigation system. Okay, fine. Yes, Keshav. Land ka? Land reform. Okay, land reforms. Nirbhay? कुछ अच्छा सब ये लोग बोल दी, कुछ भी नहीं बचा आपके लिए. यस बेटा. Seasonal unemployment. Very good. Yes, backside Aditya na? What's okay, whatever your name, please. No idea. Sorry? Okay. Okay. Farmers are not getting actual prices of their crops. Okay, it's the policies, government policies. We can say that. है ना? Government policies. ये शुभम, आपको क्या लगता है बेटा? Water problem तो already shared. It's okay. Fine. Yes. Om. Lack of? Okay, commercialization. Very good. Lack of commercialization. Yes. आपको क्या लगता है? कुछ नहीं. ऋषभ? Less fertility. Land degradation में आपका कैसे कैसा है? Less fertility of the land. Yes, Sunny. What do you think? Unorganized farming. Okay. Yes, Deepak. Farmers का कंज्यूमर से. तो हियर वी कैन से दैट गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत आ जाएगा. यस बेटा, यू हैव रेज्ड योर हैंड वंस अगेन. लैक ऑफ? ओके, लैक ऑफ दिस वन. ओके, फाइन, वेरी गुड. अब मेरे लिए हाँ बोलिए. हाँ, ओके. ऐसा है क्या? ऐसा है? बिल्कुल ऐसा है. बिल्कुल ऐसा है. If a people is more aware, if the person is knowing how to do crop, how to cultivate that particular specific type of crop in a particular season in a specific type of soil, then they can be able to cultivate more as compared to the traditional
farming. Is it clear? Of course, all of you are absolutely correct, whatever points you have given. These are the only problems. Although we have adopted Green Revolution, although we have selected modern techniques, although we are using new scientific techniques in the field of agriculture, but in spite of these all things, still Indian farmers are dependent on rainfall to irrigate their farmland. They are dependent on monsoon. And Indian monsoon, आप लोगों ने अभी प्रेजेंट सिनेरियो देख रहे हैं ना? बिहार आपका सूखा राज्य क्षेत्र घोषित होने वाला है, जुलाई खत्म हो गया, अभी तक बारिश नहीं. लास्ट ईयर तो सिर्फ साउथ बिहार हुआ था, इस बार तो नॉर्थ बिहार की भी कंडीशन बुरी है. इस बार तो नॉर्थ बिहार में भी बारिश नहीं है. अगर हम फुटहिल्स एरिया को छोड़ दें कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को, तो नॉर्थ बिहार में भी बारिश आपकी नहीं है. साउथ बिहार तो छोड़ ही दीजिए. ठीक है, किसान के जो धान के पौधे तैयार किए थे खरीफ सीजन का, वो खेतों में सूख रहा है. माय डियर, मैंने कहा सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को छोड़ दीजिए. तो नॉर्थ बिहार में सिर्फ आपका किशनगंज नहीं है, नॉर्थ बिहार में कम से कम आपका जो है 15-20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं. ठीक है ना? तो उनकी भी कंडीशन आपकी अच्छी नहीं है. तो ये क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन? क्योंकि हर जगह पर हम इरिगेट करके अभी भी फार्मिंग नहीं कर सकते. Our country is not in that position. Why? Because the table of underground water level is falling day by day down. If we will use that underground water to cultivate our agriculture farmland, then maybe possible in coming days we will face problem of water for drinking or for the domestic purposes also. बात समझ रहे हैं? इसलिए हमारे यहां पर किसान अभी भी निर्भर हैं किस पे? मानसून पे. और मानसून जो है वो क्या है? इरेटिक है, यानी कि अस्थिर. उसका कोई फिक्स टाइम नहीं. एक टाइम तो है किस दौरान आता है, लेकिन कभी कभी वो लेट भी होता है, कभी कभी वो डिले भी हो जाता है, या कभी कभी वो उसका गायब ही हो जाता है. और जिसका असर किस पे होता है? सबसे ज्यादा जिसका असर होता है हमारे एग्रीकल्चर पे. कहां सबसे ज्यादा इसका असर पड़ता है? एग्रीकल्चर पे. इट्स ओके? आई बात समझ में? इसके लिए गवर्नमेंट का प्लान क्या है, साथ साथ हम ये भी कवर करेंगे कि गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजीज है. तो इन प्रॉब्लम से दूर होने के लिए गवर्नमेंट जो है इंडिया की हर एरियाज को कोशिश कर रहा है टू कनेक्ट विद द कैनाल्स, टू कनेक्ट विद कैनाल्स, नहरों से उनको जोड़ना, ताकि नहरों के द्वारा पानी को डाल के सिंचित किया जाए और एग्रीकल्चर को प्रमोट किया जाए. इट्स ओके? सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम क्या है आपका? साइज ऑफ एग्रीकल्चर फार्मलैंड. हम लोग आएंगे, सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे. ठीक है? ओके, अकॉर्डिंग टू बुक ओनली. व्हाट इज द नेक्स्ट वन? लो प्रोडक्टिविटी. Except few areas in our country, still from the agriculture farmland, production is low. Productivity is low. Why? Because farmers are using old techniques, primitive method. Shalini, कहाँ हो? ठीक है? Farmers are using old method, old techniques, except in few areas. As a result, productivity is low. And for that, what government is trying to do? According to the climatic condition, according to the type of soil, the particular type of crop is promoted to do cultivation in that specific area. अगर प्लेट्यू रीजन है, अगर रेड सॉइल है, तो रेड सॉइल के उस ड्राई लैंड में कौन सी टाइप की एग्रीकल्चर हो सकती है, उस टाइप के क्रॉप को, प्रोडक्शन को ही बढ़ाने की कोशिश कर रही है हमारी गवर्नमेंट. दिस इज द प्लानिंग फॉर द गवर्नमेंट टू कम ओवर फ्रॉम दैट प्रॉब्लम. नेक्स्ट वन,
as who has given, I think you have only given, anyone has given, financial issues. Maximum farmers in our country still dependency on agriculture is large. And the condition of all the farmers are not good. Do you know, in USA only 3% population is engaged on agriculture. Total population का मात्र 3% पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पर है, बाकी सारी पॉपुलेशन कहाँ है? दूसरे सेक्टर्स में, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर में. लेकिन हमारी सेक्टर कंट्री में अप्रोक्सीमेटली 60% पॉपुलेशन आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. ठीक है? एंड कंडीशन ऑफ ऑल दोस फार्मर्स आर नॉट गुड. In maximum case, what we have seen, condition of farmers are very poor. And some of the farmers, to grow their crops, they are taking loan. Those farmers who are having their own land, they are getting loan from banks. But those farmers who are not having their own land, they are not capable to get loan from bank. क्यों? क्योंकि as a collateral उनके पास बैंक को देने के लिए कुछ भी नहीं है. As a result, उनको बाध्य होके मनी कहां से लेना पड़ता है? मनी लेंडर से. और अगर उनका खेती अच्छा हो गया, उनकी फसल अच्छी हो गई, तब तो वो उस पैसे को वो रिटर्न कर दिए. और अगर फसल अच्छा नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? वो कर्ज में चले जाएंगे. और अगले साल भी अगर जिस तरह से लास्ट ईयर, मान लीजिए कि कोई किसान साउथ बिहार का होगा, लास्ट ईयर उसकी खेती नहीं हुई, इस बार भी जो कंडीशन, जो आसार नजर आ रहे हैं, इस बार भी नहीं हुआ, तो क्या हो गया? वो कर्ज में तो डूबता चला गया. पिछले साल का कर्ज, इस बार का कर्ज. इसे ही कहते हैं हम डेब्ट ट्रैप. कर्ज के तहत फंसते चले जाना. उससे निकलने के बजाय क्या हो रहा? वो उसमें घुसता चला रहा, उसमें फंसता चला जा रहा. ये है आपका तीसरा प्रॉब्लम. इसको भी टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने प्लान्स कुछ डेवलप किए गए हैं. इसके लिए कुछ बैंक्स आपके जैसे ग्रामीण बैंक से, ठीक है, इस टाइप की चीजों को डेवलप किया जहां वो लैंडलेस फार्मर्स को भी कुछ लोन प्रोवाइड करते हैं. साथ ही साथ आपके जो है लैंड को प्रोवाइड करना टू द लैंडलेस फार्मर्स. गवर्नमेंट के कुछ लैंड्स को प्रोवाइड करना टू लैंडलेस फार्मर्स से. और आपका पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा जहां पर आपका लैंड कलेक्टिवाइजेशन और लैंड फ्रेगमेंटेशन की बात हुई थी, वो इस तरह की प्रोसेस, जिनके पास ज्यादा लैंड था उनके लैंड को लेकर गरीबों में, जिन लैंडलेस फार्मर्स थे, उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना. तो ये सारे गवर्नमेंट के डिफरेंट पॉलिसीज है टू कम ओवर फ्रॉम दिस प्रॉब्लम. इट्स ओके? क्लियर? कोई डाउट इस पॉइंट में? चलिए नेक्स्ट पॉइंट बताइए क्या है. लैक ऑफ लैंड रिफॉर्म्स. हम लोगों ने अभी भी लैंड रिफॉर्म की बात की थी. अगर लैंड रिफॉर्म हुआ ही रहता तो क्या इंडियन फार्मर्स की कंडीशन ऐसी होती जो अभी है? ऑटोमेटिकली नहीं होती. इन इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड इज अनइवन. कुछ ऐसे किसान हैं जिनके पास बहुत ज्यादा जमीन है, तो एट द सेम टाइम कुछ ऐसे किसान हैं जो आपके लैंडलेस भी है. अगर आप लोग को याद हो तो आपने क्लास 9th के इकोनॉमिक्स में द स्टोरी ऑफ पालमपुर, विलेज पालमपुर जब पढ़ रहे थे तो वहां आपने पढ़ा हाउ मेनी फैमिली मेंबर्स आर देयर इन दैट विलेज? 450. ठीक है, इतने फैमिली थे जिसमें से मात्र 80 फैमिलीज ऐसी थी, 80 फार्मर्स ऐसे थे जिनके पास लैंड 10 हेक्टेयर से ज्यादा था. Only 80 families are there जिनके पास लैंड 10 हेक्टेयर से ज्यादा था. 160 families ऐसे थे जो लैंडलेस थे. क्या थे वो? लैंडलेस थे. 160 plus 80, how much it is? 180 plus 60, 240. 240 फार्मर को छोड़ के बाकी जो आपके कितने बच गए? 200. फार्मर्स किस कैटेगरी में थे? वो बीच के कैटेगरी में थे जिनके पास लैंड है 2 हेक्टेयर, 4 हेक्टेयर, 6 हेक्टेयर के आसपास था, यानी कि 10 हेक्टेयर से कम. ठीक है, तो मैंने वो तो हमारा एक हाइपोथेटिकल विलेज था.
व्हाट इज हाइपोथेटिकल, यानी कि हमारा काल्पनिक था, एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता विलेज वो, लेकिन एक हाइपोथेटिकल विलेज हमने लिया था पालमपुर को. एंड दिस इज द ट्रूथ है, दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वेदर इट इज नॉर्थ इंडिया और इट इज साउथ इंडिया और इट इज ईस्टर्न और वेस्टर्न. कुछ किसानों के पास जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उनके पास बहुत ज्यादा लैंड, और जिन किसानों की संख्या बहुत ज्यादा, उनके पास कोई लैंड नहीं. ठीक है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, ये एक बड़ा फैक्टर है. अब उसमें क्या है, जो लैंडलेस फार्मर्स जो दूसरे के उसमें कर रहे हैं, वो प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन का पूरा पार्ट विल दे कीप. हमारे एरिया से भैया, आप लोगों के घर में भी शायद होता होगा, खुद खेती नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को देते हैं, जो लैंडलेस है वो किए, उस प्रोडक्शन का हाफ पार्ट वो आपको दे देते हैं, हाफ पार्ट है उनके पास. तो उनको फायदा क्या हुआ? जस्ट ओनली दे आर गेटिंग that much crops through which they can survive, through which they can survive. ठीक है, this is the another problem. Solution वही है जो हम लोगों ने पिछले पॉइंट पे देखा. It's okay. Next point. Absolutely, it is correct. अगर आप लोग को याद हो, yes, केशव एंड निर्भय, अगर ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट है, इतना ही कन्वर्सेशन है, तो हम लोग से शेयर कर लो. चलिए, नेक्स्ट आपका क्या दे रहा है? साइज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड. डे बाय डे इट इज रिड्यूसिंग. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड की साइज थी, क्या आज भी वही साइज है? आपके अपने घर में जो जितना एग्रीकल्चर लैंड है, आज के 20 साल पहले था, क्या वो आज है? नहीं है. वाई? क्योंकि हमारे यहां पर ये पॉलिसीज, ये थ्योरी है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो लैंड डिवाइड होता जा रहा है, वो डिवाइड होता जा रहा है. एज अ रिजल्ट साइज ऑफ एग्रीकल्चर फील्ड जो है वो रिड्यूस होता जा रहा है. और जो साइज एग्रीकल्चर फील्ड की रिड्यूस हो रही है, तो उसका इंपैक्ट प्रोडक्शन पे भी पड़ रहा है. कैसे पड़ रहा है? अगर आप न्यू टेक्निक्स को इंप्लीमेंट करते हैं, तो क्या आपका ट्रैक्टर आपके खेत के बिल्कुल कॉर्नर तक पहुंच पाएगा? नहीं पहुंचेगा. क्या कोई मशीनरी कॉर्नर को टच कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगे. एज अ रिजल्ट उतने एरिया का, जो भी एरिया है, जितना भी आपका, उसका प्रोडक्शन तो आपका गया. ठीक है. प्लस एक आपका बड़ा फार्मलैंड, दूसरा आपका छोटा फार्मलैंड, क्या दोनों की प्रोडक्शन इक्वल होगी? नहीं होगी. सो दिस इज द अनदर प्रॉब्लम विद इंडियन फार्मर्स रिगार्डिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. इट्स ओके. यस, लैक ऑफ, अच्छा, बुक देख के किसी ने मुझे ये पॉइंट बताया था, लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन. यहां पर वो पॉइंट आ गया जिसमें आप लोगों ने कहा था कि फार्मर्स को एक्चुअल प्राइस नहीं मिलता. ठीक है. क्यों? क्योंकि हमारे फार्मर्स अभी भी जो है उतने अवेयर नहीं है. दे आर नॉट नोइंग व्हाट द गवर्नमेंट इज मेकिंग प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स. और कोई भी उनके पास पहुंच जाता है, बीच के जो आपके दलाल होते हैं, जो एजेंट्स होते हैं, जो आढ़त होते हैं, वो किसानों से सस्ते भाव में प्रोडक्शन को ले जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास उतने टेक्नोलॉजीज नहीं है, उनके पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक ला सके. नहीं उनका एरिया इतना वेल कनेक्टेड है नियर टाउन से कि वो मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को इजीली लेकर आ सके. एज अ रिजल्ट किसान सोचते हैं जो प्राइस मिल रहा है उसमें इसको हटा दो. रखने का स्टोरेज कैपेसिटी भी उनके पास नहीं है जहां वो उसको स्टोर कर सके, इसलिए वो खेतों से ही अपने अनाज को जो भी उनके भाव मिलते हैं, मूल्य मिलते हैं, उसमें वो बेच देते हैं. दिस इज द लैक ऑफ कमर्शियलाइजेशन. अगर कमर्शियलाइजेशन हो जाए, वेल कनेक्टेड हो जाए, मार्केट एरिया उनके नियर बाय डेवलप हो जाए, ठीक है,
गवर्नमेंट के पॉलिसीज के बारे में वो वेल अवेयर हो जाए, तो वो उनकी कंडीशन यही रहेगी जो आज है, या इंप्रूव हो जाएगी? इंप्रूव हो जाएगी. दिस इज द अनदर प्रॉब्लम विद द इंडियन फार्मर्स. इट्स ओके? और कोई? सॉरी? अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. हैव यू हर्ड? दिस इज दैट ओनली. दिखते हैं कि 8 लोग काम कर रहे हैं, बट एक्चुअली इसमें 2 ही लोग काम कर रहे हैं. 6 लोग तो एक्स्ट्रा बोझ है उसके ऊपर, उस एग्रीकल्चर लैंड पर वो बोझ है. अगर टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में उनको एम्प्लॉय कर दिया जाए, उनको जॉब प्रोवाइड किया जाए, तो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन उतना ही होगा. हमारे प्रोडक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा. दिस इज योर अनदर प्रॉब्लम. सो लाइक दिस से, these are the problems which are faced by Indian farmers, due to which production is low. Is it clear? Chapter is over. Is any more doubt? कहीं कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो तो बताइए. हाँ, चैप्टर ओवर. केसो नहीं, ओवर नहीं, आपने बड़े सरप्राइजिंग लुक दिया. चैप्टर ओवर. यस, चैप्टर ओवर. चलिए, कोई डाउट है यहां तक तो बताइए आप लोग. कोई डाउट नहीं है तो हम लोग कुछ गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है, वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज को ऑन ग्राउंड पे पहुंचाने के लिए गवर्नमेंट जो है हर गांव को नियर टाउन से कनेक्ट कर रही है. हर गांव, कुछ गांव के बीच में आपकी बैंक फैसिलिटीज, ग्रामीण बैंक के मग और या फिर आपकी इस टाइप की जो है बैंकिंग फैसिलिटीज को डेवलप कर रही है. हर ब्लॉक लेवल पर आपको एग्रीकल्चर फेयर ऑर्गेनाइज करती है. बस जहां पर वो मुफ्त में किसान केवल अपना जमीन या अपने लैंड का कोई ऐसा दिखा दे कि यस दिस इज देयर पार्ट है, इसके बाद गवर्नमेंट उनको एग्रीकल्चरल टूल्स को फ्री ऑफ कॉस्ट देती है. इरिगेशन के पाइप से, और अगर आपके पास खेत ज्यादा है तो इवन कि ट्रैक्टर तक जो है आपकी कंडीशन बहुत बुरी है तो आपको ट्रैक्टर तक भी आपको बहुत ही लो रेट में गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. कृषि फेयर, जिसको किसान मेला कहते हैं या कृषि मेला कहते हैं, जहां पर आपको अनाज से लेकर, बीज से लेकर, हाई यील्डिंग वैरायटी बीज से लेकर एग्रीकल्चर टूल्स, केमिकल फर्टिलाइजर, न्यू मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ये सारी सुविधाएं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर एट अ वेरी लो प्राइसेस आपको प्रोवाइड की जाती हैं. तो गवर्नमेंट इस तरह की, साथ ही साथ जो है दूरदर्शन, जो कि नेशनल चैनल्स है, दूरदर्शन रेडियो की नेशनल चैनल्स पे आपको किसान भाई बहनों के लिए प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किया जाता है, सच एज कृषि दर्शन, ठीक है. और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जहां पर वो बताते हैं किस मौसम में, ठीक है, किस मौसम में कौन सा क्रॉप किस तरह से किया जाए, अगर उसमें कोई कीड़ा लगता है तो उसका क्या इलाज किया जाए. साथ ही साथ आपका अब गवर्नमेंट ये भी कर रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में आपका सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरीज भी डेवलप हो रही हैं, जहां पर किसान अपने खेतों की मिट्टी लाके उस लैब में टेस्ट करवा सकते हैं और उसकी फर्टिलिटी पावर को जान के उसके अकॉर्डिंग वो अपने कल्टीवेशन को, अपने क्रॉप्स को कल्टीवेट कर सकते हैं. इस तरह की गवर्नमेंट ने बहुत सारे, साथ ही साथ एक और है आपका किसान क्रेडिट कार्ड, नाम सुना, जिसमें 1 लाख तक, एक साल में 1 लाख तक अपने क्रेडिट कार्ड बनवा लिया तो 1 साल में 1 लाख तक गवर्नमेंट से आपको पैसा मिलता. आप एट अ टाइम नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन अलग अलग टाइम पर आप 1 साल में 1 लाख रुपए तक आप निकाल सकते हैं. वो क्रेडिट आपको होता है, जिसको अगर आप नहीं भी रिटर्न करेंगे तो आपके ऊपर कोई फाइन वाइन नहीं लगता, वो आपके लिए किया जाता है. और अगर आपके पास उससे सरप्लस हो गया तो आप उसको रिटर्न कर दीजिए, ताकि गवर्नमेंट के पास भी है. किसान क्रेडिट कार्ड है, ठीक है. और जब आपका क्रॉप फेल होता है, अगर आप ड्रॉट फ्लड रीजन में होते हैं, आपका लैंड है, आप रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट के अंडर में,
तो आपके क्रॉप के बदले में वो कंपनसेशन, आपकी जितनी लैंड है उसके बदले में वो कंपनसेशन भी गवर्नमेंट देती है, ठीक है। 3000 6000 जैसा आपका वो है उस टाइप का आपको कंपनसेशन भी मिलता है। तो गवर्नमेंट की ये सारी पॉलिसीज है टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ फार्मर्स, टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। इट्स ओके। किसानों को जागरूक बनाने के लिए, उनको अवेयर करने के लिए कई बार आपका कैंपेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, ठीक है। इट इज क्लियर नाउ? कोई और डाउट है किसी को? ऋषभ, क्या बात है, दोस्ती टूट गई क्या? अलग अलग हो गए? त्रिमूर्ति से दो मूर्ति रह गए, इसलिए मैंने पूछा। चलिए, तो अगर यहां तक कोई आप लोग को डाउट नहीं है तो कुछ हम लोग अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ नया देख लें। अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ नया देख लें, अपने अड़ोस पड़ोस में कुछ नया हो जाए। यस बॉयज, आर यू रेडी? यस मैम, यस माय डियर। ज्यादा नहीं, सिर्फ थोड़ा सा देखते हैं कैसा है हमारा सराउंडिंग। दीपक, बारिश क्यों नहीं हो रही बेटा? बारिश क्यों नहीं हो रही है? क्यों नहीं हो रही है? पता नहीं क्या हो रहा है। एल नीनो इफेक्ट है। अच्छा, स्टिल इंपैक्ट ऑफ एल नीनो इज हियर। अगर एल नीनो का इंपैक्ट होता तो क्लाउड्स भी नहीं नजर आते। अगर एल नीनो का इंपैक्ट होता तो ये जो क्लाउड्स नजर आ रहे हैं ना, वो भी नजर नहीं आते। डेली ऐसा लगता है कि अब बरसेगा तब बरसेगा, ऐसा होता है, लेकिन बारिश हो नहीं रही है। अगर, अच्छा चलो ठीक है, नहीं हो रही, छोड़ दो, छोड़ दो उसको। अगर बारिश नहीं हुई तो क्या होगा? आर्टिफिशियल मशीन से। अच्छा, क्या मोदी जी की नीतीश बाबू कौन आर्टिफिशियल मशीन लगाने जा रहे हैं? कौन लगाने जा रहा है? अच्छा, आप है पूरे कंट्री में। दैट्स ग्रेट। या क्या आईआईटी गुजरात ने? अच्छा, अरब सऊदी अरेबिया से वो चल के गुजरात पहुंच गया है। गुजरात के बाद फिर वो पहुंचेगा हमारे बिहार में, और बस ज्यादा नहीं, इंतजार करो, 2-4 दिन की बात है। कितना, 4 दिन की 1 हफ्ता? अच्छा, थोड़ा सा टाइम, 6 महीना। तब तक कैसे रहेंगे हम? अच्छा, है अनाज, और पिएंगे क्या? अनाज को ही पिएंगे क्या? अनाज को ही। तो पानी, तो बारिश ही नहीं हुई तो पानी आएगा कहां से? तो गंगा नदी में पानी कहां से आ रहा है? दिल्ली में गंगा नहीं है माय डियर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। यमुना, दिल्ली का यमुना तो बिल्कुल पॉल्यूटेड है। दिल्ली के खुद अपना यमुना का पानी नहीं पीते, वो गंगा से मांगते हैं। नहीं पिएंगे, वो भी पिएंगे तो मरेंगे, नहीं पिएंगे तब भी मरेंगे, दोनों कंडीशन में मरना ही लिखा है। गंगा वाला, यमुना वाला पानी दिल्ली वाला पिएंगे तब भी मरेंगे ही। अच्छा, हिमाचल से कैसे आएगा आप तक पानी? हिमाचल में भी गंगा नहीं है। तो हिमाचल का पानी तो चल जाता है वेस्ट में। हिमाचल का पानी, अगर आप लोग को याद हो, मैंने लास्ट ईयर ड्रेनेज पढ़ाया था आप लोग को। हिमाचल से निकलती है आपकी चंद्रा, हिमाचल से निकलती है आपकी भागा, हिमाचल से निकलती है आपके सतलज। एक्चुअली निकलती तो है आपका कैलाश रेंज से, लेकिन हिमाचल होती हुई आती है। हिमाचल से निकलती है आपकी ब्यास। सबकी सब आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हिमाचल वाली। तो आपके ईस्ट में कहां आ रहा है कोई? अच्छा, ड्रेन बना के? अभी तक तो कोई ड्रेन नहीं बना।
ड्रेनेज, हाँ, अभी तक तो कोई ड्रेनेज नहीं बना। वेस्ट को इससे कनेक्ट करने वाला, हाँ, नॉर्थ को साउथ से कनेक्ट करने वाली ड्रेनेज बन रही है, लेकिन वेस्ट को इससे सतलज को गंगा से जोड़ने वाली अभी तक। हाँ, मुझे प्यास लगी। उतना में क्या होगा, वो खत्म हो गया। अच्छा ठीक है, आज हो गया, कल क्या होगा? कल भी हो जाएगा। परसों क्या होगा? कहां से? अच्छा ठीक है, ये तो मेरी बात हो गई। क्या होगा उन किसानों का जिनका खेत सूखे जल रहा है, जिनके खेत में दरारें पड़ रही हैं पानी के बगैर, क्या होगा उनका? क्या होगा उन उन लाइफ का जिनका जीवन ही पानी पर निर्भर होता है? कभी सोचा आपने क्या कर सकते हैं हम लोग? क्या कर सकते हैं? चलिए इस पर ध्यान देते हैं, क्या कर सकते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर? व्हाट? अंडरग्राउंड। ओके, हम लोग पानी पानी कर रहे हैं ना, आज दिन है पानी पानी, वाटर वाटर। बहुतों को बहुत कुछ नजर आने लग गया होगा, है ना? इमेजिन हो गया, दिन है पानी पानी, देखिए चेहरे पे स्माइल भी हो गया। और बहुतों के लिए होगा मेघा रे मेघा, क्यों नहीं बरसा पानी। चलिए बहुत पानी देख लिया है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पानी 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 कर रहे हैं हम लोग, जहां तक मेरी नॉलेज है, ऑन दिस अर्थ सरफेस वाटर इज फाउंड ऑन 71% area. Am I right? It is true. And only land area is only 29%. ठीक है, फिर भी हम लोग पानी पानी कर रहे हैं, क्यों भाई? 6%? अच्छा 3% है, अच्छा बुक में लिखा हुआ है, ओके। चलिए देखते हैं कैसे लिखा हुआ है, थोड़ा सा इस पे रिसर्च करते हैं हम लोग भी, ठीक है। इफ वी विल टेक अवर दिस 71% वाटर एज 100%, अगर हमने इसको 100% ले लिया, इस 100% का आप लोगों के ही मुताबिक 97% क्या है आपका? सॉल्टी है, ठीक है। जो किस फॉर्म में है? ये है आपका ओशियन, सी, बे, गल्फ, इटीसी, ठीक है। वो इस फॉर्म में अवेलेबल है ऑन दिस अर्थ। इट्स ओके, इस फॉर्म में ये अवेलेबल है। इसके बाद बच कितना गया आपका? 3% बच गया, लेकिन इस 3% का भी 2.2% जो है वो किस फॉर्म में है? ग्लेशियर्स के फॉर्म में। किस फॉर्म में है? किस फॉर्म में है? अगर दूसरी भाषा में हम लोग बात करें तो हम लोग कह सकते हैं आइस और स्नो के फॉर्म में। इट्स ओके। बचा अब कितना? 0.8%। ये है आपका एक्चुअली फ्रेश वाटर, और ये 0.8% है, 2 डिफरेंट फॉर्म्स में अवेलेबल है। किस फॉर्म में? ये अवेलेबल है सरफेस वाटर के फॉर्म में, और अवेलेबल है आपका ग्राउंड वाटर के फॉर्म में। सरफेस वाटर की हम बात करें तो यहां पर हम लोग बोलेंगे
रिवर, लेक, ठीक है, पॉन्ड, एटीसी। और ग्राउंड वाटर की बात करते हैं हम लोग, तो यहां पर आपका हो गया वेल, ट्यूबवेल, ठीक है, एटीसी। समझ में आ रही बातें? दिस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। और ये जो वाटर है परसेंटेज, वॉच इट केयरफुली हियर, ये जो परसेंटेज है आपका 0.8, इट इज द परसेंटेज फॉर द एंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया का है। समझ गए? और अगर हम इस 0.8 को 100% ले लेते हैं, ठीक है, अगर हम इसको 100% लेते हैं, तो इस 100% का हमारी अर्थ कंट्री इंडिया के पास है ओनली 4%। इंडिया के पास कितना है? 4%। ये 4% क्या है? ये वाटर है। और अगर हम बात करते हैं टोटल ज्योग्राफिकल लैंड की, लिसन मी वेरी केयरफुली बेटा, अगर हम बात करते हैं टोटल ज्योग्राफिकल लैंड की, तो ये है 2.24%। इट्स ओके, चलिए आप लोग के हिसाब से ही 2.4 हमने किया। चलिए मैं दूसरा लिख देती हूँ, सॉरी दूसरा लिखती हूँ। टोटल 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ये टोटल लैंड दुनिया का इंडिया के पास है। और पॉपुलेशन में सेकंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन अब तो हो गया। और अगर हम पॉपुलेशन की बात करते हैं आपके बुक के डाटा के अकॉर्डिंग, तो 16% है पॉपुलेशन, 16% पॉपुलेशन। समझ रहे हैं? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इन डाटास पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका माने है वाटर हमारे कंट्री में है ओनली 4%, पूरी दुनिया का लैंड है हमारी कंट्री में, पूरी दुनिया का लैंड है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है हमारी कंट्री का 16%, पूरी दुनिया का 16% इंडिया में रहती है। समझ रहे हैं? पूरी दुनिया का 16% पॉपुलेशन कहां है? अतिथि देवो भव, आओ जाओ भाई, सब हमारे ही देश का हिस्सा बन जाओ, ठीक है। दिस इज द सिनेरियो। और अगर हम इस पानी की बात करते हैं, तो जो हमारी कंट्री का अल्टीमेट सोर्स है वाटर का, जैसा कि अभी आप लोगों ने कहा, वो है रेनफॉल। और अभी हमने एग्रीकल्चर में भी देखा अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारी कंट्री का, वो है रेनफॉल, ठीक है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर क्या है हमारी कंट्री का? रेनफॉल। और रेनफॉल से जो हमारी कंट्री को पानी प्राप्त होता है, जो टोटल वाटर मिलता है, वो मिलता है 4000 क्यूबिक किलोमीटर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक किलोमीटर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्यूबिक किलोमीटर। बोथ वन इज करेक्ट। समझ रहे बातों को? थोड़ा सा यहां पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी, टाटा बाय बाय, मुझे भी घर जाना है, ठीक है। हमारे कंट्री को टोटल पानी मिलता है, ये जो 4% आता है, ये 4% कहां से आता है? ये कोई देश नहीं देता है, ये टोटल के टोटल रेनफॉल से आता है, चाहे वो ग्लेशियर्स के पास पहुंच रहा हो कि कहीं भी पहुंच रहा हो। ये 4000 क्यूबिक के किलोमीटर टोटल रेनफॉल आता है, लेकिन इस 4000 क्यूबिक किलोमीटर का बचता कितना हमारे कंट्री में है? 1869 क्यूबिक किलोमीटर। बाकी पानी क्या होता है? बह जाता है। बरसात हुई, बह गया। आपके एरिया में जितना पानी होता है, आप उसको क्या स्टोर करते हैं? बह गया वो। बारिश तो हुई इतने, पानी आया तो, लेकिन वो स्टोर नहीं हुआ। स्टोर हुआ किस फॉर्म में? रिवर्स के फॉर्म में, लेक्स के फॉर्म में,
मेनली हम यहाँ पर रिवर्स की बात करते हैं, मेजर रिवर्स के अलॉन्ग विद देयर ट्रिब्यूटरीज। तो कितना पानी रहता है हमारी कंट्री में एक्चुअल में? वो बचता है 1869 क्यूबिक किलोमीटर। रेनफॉल इतना हुआ, लेकिन लेफ्ट कितना हुआ, बचा कितना? दिस इज 1869 क्यूबिक किलोमीटर। समझ रहे आप बात को? बाकी पानी कहां गया? मैंने एक दिन और बताया था आपको, मेघालय जो स्टेट विच इज रिसीविंग हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। हमारी कंट्री में ही नहीं, दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश होता है। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, मेघालय के लोग पीने के लिए भी पानी खरीदते हैं। वो स्टेट जिसका नाम ही है मेघालय, इसके बावजूद वहां पर पानी की इतनी किल्लत है कि लोगों को पानी खरीदना पड़ रहा है। वजह क्या है? सारा पानी बह गया, स्टोरेज सिस्टम नहीं है। अब तो प्रेजेंट में गवर्नमेंट वहां पर फैसिलिटीज डेवलप कर रही है टू स्टोर दैट वाटर। इट इज क्लियर? तो मैंने एक ये एग्जांपल दिया। इसी तरह से राजस्थान में जो बारिश होती है, उस सैंड में जाके खत्म हो गई, कोई स्टोरेज नहीं है। थोड़ा बहुत जो आपका टैंकर्स वगैरह में जो वहां के लोग स्टोर किए, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई प्लान नहीं है उस वाटर को स्टोर करने का। बात समझ रहे हो ना? तो दिस इज दैट कि रेनफॉल तो इतना हुआ 4000 क्यूबिक किलोमीटर, लेकिन पानी बचा कितना एक्चुअली हमारी कंट्री में? 1869 क्यूबिक किलोमीटर। अब इस बचे हुए पानी में से एक्चुअल में हम लोग यूज कितना कर रहे हैं? ठीक है, यूजेबल वाटर कितना है? वो है आपका 1122 क्यूबिक किलोमीटर। समझ रहे हैं बात को? यूटिलिटी कितना है, यूजेबल कितना है, जिसको हम यूज कर रहे हैं वो है आपका 1122। मैं इसलिए से नंबर बोल रही हूं ताकि आपके दिमाग में बैठ सके। ठीक है, दैट्स व्हाई आई एम प्रोनाउंसिंग दिस नंबर्स इन सच अ वे। बात समझ रहे हैं ना? रेनफॉल हुआ 4000, बचा 1869, लेकिन उसमें से भी हमने यूज किया कितना? जो एक्चुअल में यूज में आ रहा है वो 1122 क्यूबिक किलोमीटर। बाकी वाटर आपका वेस्ट हो जा रहा है। बाकी वाटर क्या हो रहा है आपका? वेस्ट हो रहा है। और ये वाटर इंक्लूड कर रहा है दोनों को। ये जो 1122 है, ये ग्राउंड वाटर प्लस सरफेस वाटर दोनों को इंक्लूड कर रहा है। ठीक है, अब ये सवाल आएगा ना कि क्या ये सिर्फ सरफेस वाटर है? नो, इट इज इंक्लूडिंग बोथ। ये भी पानी आपको दोनों को इंक्लूड कर रहा है, ग्राउंड वाटर प्लस सरफेस वाटर। यूजेबल वाटर है आपका सिर्फ 1122। अब इसमें से ये यूजेबल वाटर को अगर हम लोग दो भाग में बांट दे, क्या प्रॉब्लम हो रहा है इसको? इसको अगर हम लोग दो भाग में बांट दे, सरफेस से और ग्राउंड, तो कितना है पानी भाई? तो इसको भी जरा सा हिसाब किताब लगा लिया जाए तो हमारा ग्राउंड वाटर है 432 क्यूबिक किलोमीटर। कितना है? 432 क्यूबिक किलोमीटर। और हमारा सरफेस वाटर कितना है? देखो, दीपक के स्पेशल फ्रेंड का फोन आने लग गया, उसका मोबाइल निकल गया। 690 क्यूबिक किलोमीटर। अब दोनों को ऐड करके देखिए तो आ रहा है 1122। आर यू गेटिंग? आई बात समझ में? और यही वो सरफेस वाटर है जो रिवर के फॉर्म में है, लेक के फॉर्म में है, पॉन्ड्स के फॉर्म में है। और यही वो 432 क्यूबिक किलोमीटर है जो कि आपका अंडरग्राउंड वाटर है, जिसको हम ट्यूबवेल, हैंडपंप पे
वेल एटसेट्रा की मदद से बाहर निकालते हैं। आई बात समझ में? आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो बोलिए। बस बुक खोल के देखिए तब समझ में आएगा। ट्रक मैंने कुछ नहीं पढ़ाया बेटा।